you, please raise your hand. Once again, welcome to this class. Today we are going to start a new chapter of your civics, chapter 2, federalism. Federalism, this chapter is also associated with your previous chapter, power sharing. Just recall power sharing. What was power sharing? That power was distributed between different levels of government. Different levels of government here means this is center, state, and local. In this way, we come to know that we can say that in our constitution, the term which is used for power sharing is federalism. Federalism in literal meaning is where there is one tier or more tiers government are there. It is known as a federalism. एक से ज़्यादा government के levels हो उन्हें क्या कहते हैं? Federalism. In this chapter, we will first of all we recall the story of Belgium and Sri Lanka. Later, we will understand meaning of federalism. Then we will understand what are the key features, why India is called a federal country. These features which are mentioned in our constitution are these features are adopted by Indian constitution or by Indian government or not. We will discuss types of federalism also. So बेल्जियम में क्या था? एथनिक वेरिएशंस था, जहां पर डच और फ्रेंच जो पीपल था, स्पीकिंग पीपल था, उनका रेशियो कंट्री और कैपिटल में अलग अलग था. तो उस समय जो प्रॉब्लम आई थी, उस समय भी प्रॉब्लम यही थी कि वहां पर पहले क्या था? द सिस्टम वाज यूनिटरी गवर्नमेंट. यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है बच्चों? जहां पर पावर्स किसके हाथ में होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है. यूनिट सब यूनिट्स होते हैं उसमें, लेकिन वो यूनिट्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट नहीं होते, उनके पास कोई सेपरेट पावर्स नहीं होती. ऑल आर आंसरेबल टू द यूनियन गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट. तो बेल्जियम में बेल्जियन मॉडल आपने देखा. बेल्जियन मॉडल के अंदर हमने क्या देखा था? 4 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट दे फॉर्म्ड टू रिजॉल्व दिस एथनिक प्रॉब्लम. उसको रिजॉल्व करने के लिए 4 तरह की गवर्नमेंट बनाई थी. ठीक है, कैपिटल में अलग बनाई थी, कंट्री में अलग बनाई थी, कम्युनिटी एक अलग बनाई थी, रीजनल अलग बनाई थी. So this we can say that they resolve this ethnic problem through these Belgian model. So in the last, what is the conclusion of this story is कि जो यूनिटरी गवर्नमेंट थी उससे वो कौन सी गवर्नमेंट बन गई? फेडरल गवर्नमेंट बन गई, जहां पर बेल्जियन गवर्नमेंट ने अपनी पावर्स को रिड्यूस करके रीजनल जो यूनिट थे उनको पावर दे दी. अब स्टार्टिंग में तो ये पावर्स कैसी थी? ये पावर्स ऐसी थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उन पावर्स को वापस भी ले सकते थे, लेकिन 1993 में जो अमेंडमेंट हुआ उससे उनको क्या मिला? एक कॉन्स्टिट्यूशन पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स मिली. उन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स के थ्रू क्या हुआ कि सारी जो रीजनल पावर्स थी उनके पास आ गई. नाउ दे आर नॉट आंसरेबल टू द नेशनल गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट आंसरेबल टू द country's government. In this way we can say their jurisdiction are separated. तो उनका डिसीजन मेकिंग पावर है, लेजिस्लेचर है, टैक्सेशन है, ये सारी पावर्स किसको मिल गई? रीजनल गवर्नमेंट को मिल गई. और थोड़ा सा मैं साथ साथ में ये भी बता दूंगी, इंडिया में भी सेम यही हुआ. इंडिया के अंदर 1992 अमेंडमेंट जब हुआ तो इंडिया के अंदर पहले क्या था? स्टार्टिंग में टू टियर गवर्नमेंट थी. 2 टियर मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. उसके बाद क्या हुआ? 3rd टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो फॉर्म. तो यूनिटरी पहले स्टार्टिंग में फेडरलिज्म था हमारे यहाँ तो, लेकिन 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट बनाने से क्या हुआ कि पावर्स का और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. तो सबसे पहले फिर हम थोड़ा सा श्रीलंका का एग्जाम्पल ले लेते हैं. श्रीलंका के अंदर हमने वहां पर भी एथनिक देखा, बट सिन्हाला स्पीकिंग जो पीपल थे उनको मेजोरिटी में थे, इसलिए दे अडॉप्टेड द मेजोरिटेरियनिज्म. लेटर but because of the, we can say that demands of the people, they just wanted that the other languages should be also recognized, but they ignored, the government was ignoring all these demands. So we can say कि श्रीलंका के अंदर यूनिटरी गवर्नमेंट को ही फॉलो किया और उन्होंने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया. So in these through these 2 stories, now we come to know, we come to understand that how the unitary government they reduce their power and these powers are given to regional government
On the other hand, in Sri Lanka, the parts were not given to regional community, regional government. That's why it resulted in the civil war. They are bloody. We can say that the people, their bloodshed all there. The people were killed. Thousands of people they were killed. So in this way, we understand the importance of federalism here, where the power should be distributed in sub-units also. So we come to the point here. आज जो हमारा चैप्टर है वो पूरा इसी पे बेस्ड है कि फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म को इम्पोर्टेंस क्या है, अडॉप्ट क्यों किया है, उसके की फीचर्स क्या है, इंडिया के अंदर की फीचर्स को किस लेवल तक, एक होता है देखो बच्चों, एक होता है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल। ठीक है, डॉक्टर जो बनते हैं उनमें पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, अपन उनको थियरी पढ़ाते हैं ना, वो थियरी, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल करते हैं तब उन्हें ह्यूमन ऑर्गन्स कितने हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या फंक्शंस, कैसे वो क्या करता है, तो वो पूरी नॉलेज हो जाती है। सेम हम इस चीज को अटैच कर सकते हैं इस चीज से कि थियोरेटिकल हमने देख लिया कि फेडरलिज्म के की फीचर्स क्या है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली इंडिया ने उसको अडॉप्ट किया है या नहीं किया, दिस वी विल डिस्कवर स्टेप बाय स्टेप लेटर। So first of all, here is the definition of federalism. What do you mean by it? Is a system. It here federalism. Definition of federalism. Federalism here means the parts are divided between different units also. These are the units. What are these? State, local, central power is given to this state and local. Here we can say another word is we can use here decentralization of power. When the powers are given to where the we can say that कि powers जिसके पास ज्यादा उस powers को क्या किया है, distribute कर दिया. This is also called a decentralization of power. So in this way, the between central authority and various constituent units of the country. These are the constituents. Why the constituent word is here used? Constituent means constitutionally in सभी level की government जो है इनको constitutionally powers मिली. ठीक है, Constitution it is written in our Constitution and through this the powers are given to them. क्यों ये Constitution में लिखा है ये भी रीजन बता देती हूँ, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की पावर को कभी वापस ना ले सके या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल नहीं होगी. So this is we can say the definition of federalism where the powers are divided between central authority and the constituent units of the country. सबसे पहली चीज ही definition है और इसी के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें क्या चीज देखी हमने. This is we can say first of all in this power is central to regional government, यानी power is shifted to center to regional government. पहले सेंट्रल के पास सारी पावर्स थी, फिर किसको दी गई, स्टेट को. रीजनल गवर्नमेंट इज अनदर नेम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. अब रीजनल गवर्नमेंट को पावर कैसे मिली, रीजनल गवर्नमेंट गिवन दीज पावर थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन. आई टोल्ड यू, आई एक्सप्लेन्ड यू कि ये सारी पावर रीजनल यानी स्टेट गवर्नमेंट को कैसे मिली, थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल. फेडरलिज्म में देखिए, फेडरलिज्म का मतलब यही है कि एक टायर से ज्यादा गवर्नमेंट होती है. ठीक है, तो यानी एक सेंटर हमने देख ली और दूसरी क्या देख ली, स्टेट देख ली. ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये है. अब सेंटर और स्टेट जो गवर्नमेंट है, सेंटर की अपनी सेपरेट पावर्स हैं, सेपरेट ज्यूरिडिक्शन है. सेपरेट ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या होता है, उसका एक पूरा ज्योग्राफिकल एरिया है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों जो गवर्नमेंट है इनको अपने डिसीजन लेने की, अपने लॉ बनाने की, अपने टैक्सेस वगैरह लगाने की, कहाँ पर रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करना है वहां से, मतलब वो सारे लॉज जो हैं, जो ये कह सकते हैं जो नेशन वाइड लॉज हैं, जो नेशन से रिलेटेड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और जो स्टेट से रिलेटेड है वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है. इसलिए हमने क्या कहा, सेपरेट ज्यूरिडिक्शन है, सेपरेट पावर्स है. अब बात ये आती है कि यहाँ पर हम जो है वी आर द पीपल दैट वी लिव इन कंट्री, यानी हम इंडिया में रह रहे हैं. इंडिया में तो ये जो पूरे कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसको क्या बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट बोल सकते हैं, है ना, और क्या बोल सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकते हैं. ठीक है, अब इस सेंट्रल यानी इस पूरी कंट्री के अंदर ही तो स्टेट आते हैं, ये स्टेट आ गया. ठीक है, और स्टेट के अंदर ही लोकल एरिया आता है. अब आप मुझे एक बात बताइए, चाहे हम बीकानेर में रह रहे हैं, ठीक है, बीकानेर में रह रहे हैं, लेकिन लोकल एरिया हमारा कौन सा हो गया, बीकानेर, और स्टेट कौन सा हो गया, राजस्थान, और कंट्री कौन सा हो गया, इंडिया. तो है तो हम इंडिया के सिटीजन ना. तो दैट्स व्हाई कि
स्टेट जो है वो सेंटर के लिए आंसरेबल नहीं होगा, स्टेट जो है वो सेंटर के लिए नहीं होगा, कि जो सभी के तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो एक ही सिटीजन को गवर्न करेंगे। समझिए इस बात को, मैंने अभी बताया आपको, हम बीकानेर में रह रहे हैं, उसके बाद अगर कोई हमसे पूछे आपका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा, हम कहते बीकानेर, स्टेट कौन सा, हम कहते राजस्थान, कंट्री कौन सी, हम इंडिया, तो हम इंडिया के ही तो हो गए। तो हमको गवर्न कौन कर रहा है, हमको गवर्न, हम जहाँ अलग अलग गवर्नमेंट हमको जो है गवर्न कर सकती है, लेकिन ये गवर्नमेंट जो है वो आंसरेबल किसके लिए होगी, लोगों के लिए होगी, दे आर आंसरेबल टू द पीपल। अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको पता है लोकल लेवल पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं जहाँ पर हम अपनी प्रॉब्लम को बात कर सकते हैं, तो वो गवर्नमेंट किसको आंसरेबल होगी, लोगों को। स्टेट गवर्नमेंट से अगर हमें कुछ चाहिए, हमारी डिमांड है, तो वो आंसरेबल किसके लिए होगी, पीपल के लिए। और थर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर डिमांड है हमारी तो आंसरेबल किसके लिए होगी, पीपल से। तो यानी ये गवर्नमेंट जो है दे आर नॉट आंसरेबल टू ईच अदर बट एज द होल दे आर आंसरेबल टू पीपल। तो ये इस चीज का मतलब यह है, पावर, jurisdiction and separate, we can say that separate electorate, that they can govern these people separately but as a whole we are the people of India, so that's why these are not answerable to each other. अब हमें थोड़ा सा समझना होगा कि फेडरेशन और यूनिटरी में अंतर क्या है। देखो यूनिटरी जो कि हमने बेल्जियम मॉडल में देख सकते हैं, श्रीलंका में जो हुआ था, बेल्जियम मॉडल में तो बाद में क्या हुआ था कि पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, लेकिन अगर हम ये देखें कि जब तक पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था तो यूनिटरी गवर्नमेंट के क्या फीचर्स थे, कि यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहली चीज क्या है, केवल वहां पर कौन सी गवर्नमेंट थी, समझ लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट थी, ठीक है। अब सारा काम तो सेंटर नहीं कर सकती, पूरे कंट्री के अंदर जितने भी वर्क है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं, दूसरे पॉलिटिकल वर्क होते हैं, उसके लिए क्या किया इन्होंने, तो सब यूनिट्स बना दी, है ना। सब यूनिट्स हो सकती है, जैसे हम कह सकते हैं सब यूनिट्स के अंदर हम ले सकते हैं रीजनल एरिया बना दिया, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बना दिया, स्टेट गवर्नमेंट भी बना दी। लेकिन ये जो सब यूनिट्स जो थी, दीज आर नॉट ऑटोनोमस इन टेकिंग डिसीजन, अपनी इच्छा से उनके पास कोई अधिकार नहीं था कि वो क्या ले सके, डिसीजन ले सके। ये सब यूनिट्स किसके लिए आंसरेबल थी, सेंटर के लिए, ठीक है। तो अभी पावर किसकी चल रही है, सेंटर की। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी कोई भी ऑर्डर पास करके इनकी पावर्स को क्या कर सकती थी, वापस ले सकती थी। तो यूनिटरी के अंदर क्या था, एज अ होल हम कह सकते हैं सारी पावर पूरी सेंट्रल के पास थी, तो सब यूनिट थी केवल वो हेल्प करने के लिए थी, उनकी कोई ऑटोनोमस नहीं था, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं थी। अब हम फेडरलिज्म से शिफ्ट हो जाते हैं। फेडरलिज्म इट इज टोटली ऑपोजिट ऑफ द यूनिटरी सिस्टम। फेडरलिज्म में क्या है, पार्ट्स आर डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स। सबसे पहले चीज क्या है, पार्ट्स आर डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स एंड दे आर नॉट आंसरेबल टू ईच अदर। तो अब पावर्स को हमने डिवाइड कर दिया, जैसे ये देखा सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट बन गई। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट का आंसरेबल नहीं है, स्टेट इसकी नहीं है, जहाँ यूं करिए कि लोकल स्टेट का आंसरेबल नहीं है, स्टेट सेंट्रल को नहीं है, इनके अपना सेपरेट जुरिडिक्शन है, सेपरेट पावर्स है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 के अमेंडमेंट में इन पावर्स को क्या किया गया है, लिखा गया। तो ये उन्हीं पावर्स को एंजॉय कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, सेपरेटली आंसरेबल। अब सेपरेटली आंसरेबल किया है तो किसको होंगे, सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। जैसे मैंने कहा ना, हम डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन होंगे वो आंसरेबल होंगे, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट का लोगों के लिए आंसरेबल होगी, और जो कंट्री की गवर्नमेंट होगी वो भी। यानी हम लोग तो वही है, कॉमन जो है ये कहा जाए कि ये डिफरेंट पीपल को गवर्न नहीं करती, पीपल वही है लेकिन गवर्नमेंट क्या है, अलग अलग है, और वो अलग अलग गवर्नमेंट है तो वो आंसरेबल किसके लिए, लोगों के लिए। So this is the separately answerable. This is the difference between the federation and the unitary. तो अभी तक जो हमने समझा वो ये था कि फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म का अगर आपको सिंपल को डेफिनेशन पूछे तो क्या है, तो हम कहते हैं किसी भी कंट्री में जहाँ एक से ज्यादा टायर ऑफ गवर्नमेंट है वो पाई जाती है तो उसको क्या कहते हैं, फेडरलिज्म। जैसे इंडिया का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब हमने ये तो देख लिया, अब फेडरलिज्म में ऐसी क्या बात है
जो इसको हमने इंडिया में अडॉप्ट किया है। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म? तो अब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि की फीचर्स क्या है? 2 और मोर लेवल, यानी इंडिया के अंदर भी क्या है? 2 और मोर लेवल्स है। पहला लेवल सेंट्रल, फिर स्टेट और फिर लोकल लेवल। तो ये क्लियर है। इसीलिए इंडिया के अंदर इसको जो है अडॉप्ट किया है। उसका रीजन भी यही था कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क थे, उन्होंने जब ब्रिटिशर्स के टाइम जब इंडिया को कॉलोनाइज किया था, तो उन्होंने देखा था दोज पार्ट्स वर होल्ड बाय, दोज पार्ट्स वर कंसंट्रेटेड इन ओनली सम फ्यू हैंड्स एंड दे हैड द पावर to take decision for the people, and people's desires and their, we can say, goals, whatever their demands, that was totally ignored that time. तो इतना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क जो लीडर्स थे, दे सफर्ड अ लॉट एंड एक्सपीरियंस, इसलिए उन्हें पता था कि हमें चीजों को कैसे करना है, बहुत इस तरीके से करना है कि जो चीजें हमारी पहले हम लोग सफर कर चुके हैं, उन चीजों को हमारे अब आफ्टर इंडिया वी कैन से इंडिपेंडेंस के हमारे जो है भारतीय लोग इसको सपोर्ट ना करें। So this is the reason 2 or more levels. Second, govern same citizens. I told you this thing that we are living in different areas, different regions, but as a whole they govern the same citizens. ये नहीं होगा कि डिस्ट्रिक्ट के लोग अलग होंगे, स्टेट के लोग अलग होंगे और कंट्री के लोग। They will govern the same citizens. I explained you very well. Now separate jurisdiction. What do you mean by this? सबसे पहले jurisdiction का मतलब समझेंगे। Jurisdiction means the in a constitution, this is a demarcation of boundaries, geographical area, and also the jurisdiction means they just given the different subjects, the parts of taking on different subjects. Subjects के ऊपर powers लेना, plus geographical area, ये सब jurisdiction में आता। अब समझते हैं बात को। देखिए लोकल लेवल की हम ज्यूरिडिक्शन की बात करते हैं, तो लोकल लेवल पे क्या है ज्यूरिडिक्शन कि हम कहते हैं कि यहाँ का जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, उसको लॉ बनाने का अधिकार है या नहीं है, डे टू डे हमारे जो प्रॉब्लम्स आती है उससे रिलेटेड, प्लस उनकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है। ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या है? फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है, कि उनको इनकम के रिसोर्सेज क्या है। प्लस हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कौन से कोर्ट में जाएंगे या डिसीजन कैसे होगा। ठीक है, ये होता है ज्यूरिडिक्शन। स्टेट की बात कर ले तो स्टेट के अंदर भी यही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात कर सकते हैं इसी से रिलेटेड कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यूरिडिक्शन कितना है। वो आपको और क्लियर होगा जब मैं एक चीज और बताऊंगी। यूनिलेटरली चेंज। अब आप ये देखिए एक फीचर और क्या है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं। देखो हमारे इंडिया के अंदर क्या सिस्टम है, हमारे इंडिया के अंदर आपने देखा है कि कोई डिसीजन लेना होता है ना, तो उसका एक प्रोसेस बहुत लंबा होता है। देयर इज अ नेगोशिएशन, डिस्कशन, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू टेक अ डिसीजन। तो कई बार रहता है अरे हमारे इंडिया के अंदर हर काम बहुत धीरे और मतलब जो है जल्दी नहीं होता। कई बार हम लोग बहुत क्यूरियस होते हैं जल्दी से इसके ऊपर जो है डिसीजन आ जाए। But what is the reason behind it? We should understand it is the key feature of federalism. जहाँ पर कोई भी जो कहा जाए कि कोई बिल आता है, तो उसका बिल को आपको पता है कि it should be introduced in any house, राज्यसभा और लोकसभा। So there are members, राज्यसभा members are there, लोकसभा members are there. So राज्यसभा there are MLAs and there are MPs. So in this way, this bill which is introduced in any house, first of all, there are readings are there, 3-4 readings are there. जो बिल लेकर आता है और जो इंट्रोड्यूस करता है वो सारे बिल के बारे में बताता है, क्या है, क्लॉज बाय क्लॉज उसकी रीडिंग होती है। ठीक है, उसके बाद सारे जितने भी मेंबर्स होते हैं उसके ऊपर अपने आइडियाज देते हैं, एक डिबेट सा हो जाता है। कई बार आप लोगों ने अगर कभी आपको मौका मिले तो जरूर देखना, हाउसेस की मीटिंग्स होती है वो किस तरह से होती है। बहुत ज्यादा मतलब कई बार तो वायलेंट, इतना वायलेंट हो जाता है कि एक दूसरे को मारने जैसा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में आप सोच सकते हैं कि कोई भी चीज अगर चेंज करनी है तो बहुत इजी नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज द फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल। इसलिए ये है कि अगर कोई लॉ आता है ना, अगर कोई एक्ट आता है उसका लॉ बनाना है उसको, तो उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। कोई भी एक हाउस यूनिलेटरली का मतलब क्या है,
कोई भी एक हाउस यूनिलेटरली मीन्स एक हाउस सेल्फ जो है वो डिसीजन लेके उसको चेंज नहीं कर सकता, अमेंडमेंट नहीं ला सकता कॉन्स्टिट्यूशन में। अमेंडमेंट कब होगा? जब दोनों हाउसेस का क्या होगा, उस पर पूरा एसेंट होगा, तब उस पर एग्री करेंगे तभी पॉसिबल होगा। तो आपने देखा कि जो जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल जो हमने कहा था दिस इज द स्पेशल स्टेट, तो वो जो दर्जा हटा दिया गया है, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था वो सब हटा के वो जो बिल्कुल नया सब कुछ आ गया। तो आप सोचिए इतना बड़ा एक काम हुआ है, तो वो यूनिलेटरली हो सकता है क्या? वो नहीं हुआ, वो दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स थे उनकी एग्रीमेंट। तो ये दिस इज द की फीचर दैट इज अडॉप्टेड इन इंडिया। अब अगला जो पॉइंट है कोर्ट इंटरप्रिटेशन। कोर्ट इंटरप्रिटेशन का मतलब बच्चों क्या है? यानी आपको मालूम है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इन सबकी पावर्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के थ्रू। अब कोर्ट का क्या काम है यहाँ पर? कोर्ट इज ऑल्सो इंटरप्रेटेड देयर पावर्स, देयर ज्यूरिडिक्शन, और जरूरत जहां पर भी पड़ती है तो कोर्ट उसमें इंटरफेयर करती है। कोर्ट इंटरफेयर क्यों करती है? आप देखिए कई बार क्या होता है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इन दोनों को एक लिस्ट है, उसका नाम है कॉन्करेंट लिस्ट। आई टेल यू लेटर इसके बारे में है। तो तीसरी जो लिस्ट है वो है कॉन्करेंट लिस्ट। तीन देखो लिस्ट होती है, तीन तरह की लिस्ट होती है। वो है स्टेट, फर्स्ट इज सेंटर, देन स्टेट, देन कॉन्करेंट, एंड फोर्थ इज रेसिडरी। रेसिडरी लिस्ट नहीं है, रेसिडरी सब्जेक्ट है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी लॉ बनाने का अधिकार होता है और सेंटर को भी होता है। लेकिन जहां पर इन दोनों के अंदर प्रॉब्लम्स आती है तो वहां पर अब कोर्ट का इंटरवेंशन आता है। कोर्ट क्या करता है? इंटरफेयर करके क्लियर करता है कि कौन लॉ बना सकता है, कौन नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लॉ कौन बनाएगा? इसमें लॉ बनाएगी सेंट्रल, क्योंकि वो नेशन के लिए आंसरेबल है। पूरी कंट्री का अगर हम यूँ कहा जाए तो आंसरेबल उसके लिए है। दैट्स व्हाई the decision will be taken by the central government rather than state. So in this way we just come to know that how courts interpret the different powers and their jurisdiction. आगे हम बात करते हैं sources of revenue. Sources of revenue का मतलब क्या हुआ बच्चों? Sources of revenue का मतलब हुआ कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। मैंने जुरिडिक्शन बताया ना, तो उसमें फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रिसोर्सेज, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो क्या क्या होंगे। कि भाई जैसे हम ये कह देंगे लैंड टैक्स है ना, प्रॉपर्टी टैक्स है, प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स है, वो सारा का सारा कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑन द अदर हैंड देयर इज आई कैन से दैट सेपरेट जुरिडिक्शन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। कि स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करेगी? सेपरेटली इन जो टैक्सेस है इनको, जैसे हमने स्टेट के अंदर भी है कि लैंड टैक्स प्रोवाइड किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर टैक्स होता है, सिनेमा हॉल्स है, होटल्स हैं, सब पे टैक्सेस है। तो दीज वी कैन से देयर autonomous, they are autonomous of collecting their all these financial resources. It is also written in constitution. Why this is written? Because to avoid the dispute. तो आज जो है ये टॉपिक आपका एक पॉइंट और है इसमें फीचर्स में। दिस इज द लास्ट वन, फेडरल सिस्टम। अब ये कल ही बताऊंगी क्योंकि ड्वेल ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द ड्वेल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म। आज जो है हमारा एक बेसिक आइडिया हमको फेडरलिज्म का मिल गया कि फेडरलिज्म क्या है, इंडिया में कैसे अडॉप्ट किया है, इसके की फीचर्स क्या है। अब इंडिया के अंदर इसको प्रैक्टिकली अडॉप्ट किया या नहीं किया, ये कल के हम उस टॉपिक में देखेंगे। और वन मोर थिंग कि ड्वेल ऑब्जेक्टिव क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि क्वेश्चन आता है, तो उससे रिलेटेड कल हम डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे।